सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का करियर फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और एक खबर से आप लोग परिचित हो चुके होंगे कि झारखंड में बहुत वर्षों बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होने जा रही है। इसको लेकर के नियमावली पहले ही आ चुकी है और सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो संशोधित नियमावली है उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाए और संभावना है कि बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी किनके लिए है, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, इसकी परीक्षा किस प्रकार से होती है, कौन कौन से पद रहेंगे, है ना, और कब तक इसके एग्जाम्स को होने की संभावना है। सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अभी मौजूद है प्रवीण सर, वो आप लोग को डिटेल में बताएंगे इस पूरी नियमावली के बारे में कि इस नियमावली में क्या है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014 एक बार पहले ही आया था, 2023 में इसका संशोधन हुआ। तो इसमें क्या कुछ है डिटेल में बात करेंगे। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं, मतलब जो भी रुचि रखते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में जानने की, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। सर बहुत बारीकी से आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे और इसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सर। चलिए नमस्कार, करियर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज देख रहे हैं झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, जिसके बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके हैं और यह 2014 में सबसे पहले आया था, लेकिन फिर 2023 में संशोधन करके 30 नवंबर 2023 को इसे पुनः जारी किया गया है। तो इसमें है क्या आखिर में? तो जो झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली है, इसके तहत जो व्यक्ति हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बन पाएंगे। इसका एक और नाम जिसको हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के नाम से। यह प्रखंड स्तरीय शिक्षा के अधिकारी हैं जो शिक्षा के जो प्रखंड स्तरीय जो कार्यक्रम हैं उसकी निगरानी करेंगे, उसकी जांच करेंगे और शिक्षा के निम्नतम स्तर पर एक सक्षम पदाधिकारी होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं कि आखिर में जो झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली है उसमें क्या संशोधन किए गए, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो नियमावली है इसमें जो व्यक्ति अभ्यर्थी जो इसमें बनना चाहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सी अर्हताएं चाहिए। तो हम लोग देर न करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत देखना है, सीखना है, बहुत कुछ हमें जानना है। तो पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये जान लें कि झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी और अधिसूचना जो जारी की गई थी वह अधिसूचना 30 नवंबर 2023 को, जिसका जो संख्या है वो 2009-1590। तो जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो शक्तियां प्राप्त है सरकार को, उसका प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल द्वारा झारखंड राज्य के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को निरस्त कर दिया गया और नई झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली जारी की गई है। अगर इसका नाम देखें हम लोग तो इसका नाम है
झारखंड और शिक्षा सेवा नियमावली 2023 इसलिए क्योंकि 14 की जो नियमावली बनी थी उसे निरस्त कर दिया गया है और 23 की जो नियमावली है उसे नया विस्तार किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, खास करके लोग बात करें तो प्रमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये अभिप्रेत जो भी हैं, यह इसमें जो यूज किए गए हैं शब्द उसके बारे में इसका चर्चा किया गया। ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत है आखिर में यहाँ कि जो अवर शिक्षा सेवा जो सेवा नियमावली है उस पद पे आप किन किन पदों पे आप अप्लाई करेंगे, आवेदन भरेंगे। तो इसमें 3 कोटि बताए गए हैं। कोटि 1 जिसको मूल कोटि बोला गया है, कोटि 2 और कोटि 3 स्तर हैं। पहला स्तर है यानी कि कोटि 1 जिसको मूल कोटि बोला गया है, उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन्हें अवर विद्यालय निरीक्षक के नाम से भी जाना जाएगा, यह पद नाम होगा। यह जो ये वैकेंसी है जो आ रही है, जो पदनाम है, यह सेवा समूह के ख में आते हैं। तो ये जितने वैकेंसी इसमें आ रहे हैं, जो पदनाम आ रहे हैं, सारे सेवा समूह ख के अंतर्गत आते हैं और यह श्रेणी अराजपत्रित होता है। दूसरा कोटि की हम लोग बात करें तो कोटि 2 में आप देखेंगे कि सहायक शिक्षा अधीक्षक। आप जानते हैं कि जब जिले स्तर पे जब पदाधिकारियों की शिक्षा में नियुक्ति होती है तो वहां पे जो अधिकारी आते हैं वो 2 अधिकारी मूलतः आपको जिला में शिक्षा विभाग में मूलतः देखे जाते हैं। पहले वे होते हैं जिनको बोलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी या अधिकारी, DEO, जिला एजुकेशन ऑफिसर। दूसरा होता है जिला शिक्षा अधीक्षक, DSE, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, उस नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पे भी वही बात आती है कि प्रखंड स्तर पे जो कोटि 2 के जो अधिकारी होंगे वो बनेंगे सहायक शिक्षा अधीक्षक। दोनों में अंतर क्या है? तो जो शिक्षा पदाधिकारी होते हैं वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में उनकी भूमिका होती है और सहायक शिक्षा अधीक्षक जो होते हैं वे प्राथमिक में सेवा कार्य देखते हैं। इसके अलावा इन्हीं को हम लोग स्थानिक विधि अनुश्रवण एवं निरीक्षण के नाम पदनाम से भी सृजन है। मैं एक चीज और बता दूं कि जो मूल वेतन है वो 9300 से लेकर 34,800 है और ग्रेड पे लेवल 7 मिलेगा जो कि ग्रेड पे 4600 है इनका। और इनकी बात करें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का तो इनका 9300 से 34,800 इनका भी है। इनका ग्रेड पे लेवल 6 है और अभी चल रहा है और 4200 ग्रेड पे है। तो इस प्रकार से ग्रेड पे अलग अलग है। सहायक शिक्षा अधीक्षक के ग्रेड पे जो है 9300 है और 34,800 है, ऐसे अलग अलग है। तैसे फिर है आपको कोटि 3 में आएंगे तो सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी जिसे आप परियोजना पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं, तो वो प्रखंड स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे जो मध्याह्न भोजन से संबंधित होंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित होंगे। अब जो देखना है महत्वपूर्ण बातें वो ये है अध्याय 2। अध्याय 2 क्या कहता है? भर्ती और नियुक्ति की बात करता है। तो अध्याय जो जब भर्ती और नियुक्ति की बात करता है तो उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है इसे हम लोग देखते हैं। पहला कहा गया है कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाना है, जो आप जानते हैं कि उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि बेसिक ग्रेड जिसकी चर्चा मैंने भी किया था, 4200 की चर्चा मैंने किया था, ग्रेड पे था उनका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का या कहे कि विद्यालय निरीक्षक का और विद्यालय निरीक्षक का, तो ग्रेड पे के वेतनमान में होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्च वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी, ये बातें हैं। तीसरा है इस संवर्ग में नियुक्ति किसी भी पदाधिकारी का अपने संवर्ग अंतर्गत कार्यरत पद एवं कोटि के अनुसार किसी भी जिले में स्थानांतरण या पदस्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
झारखंड अवर शिक्षा सेवा के रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा इस संबंध में निर्गत नियमों के अनुरूप आरक्षण प्रावधान लागू होंगे जो आरक्षण प्रावधान चलते हैं। इस नियमावली अधिसूचित होने के पूर्व निम्न अवर शिक्षा सेवा संवर्ग नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु 10% पद उपलब्ध रहेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ठीक से कि आपके जो पहले से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि विभागीय प्रोन्नति जो मिलती है तो प्रोन्नति केवल 10% मिलेगी और 90% आप कहें कि फ्रेशर उसमें नियुक्त हो पाएंगे, जिसको डाइंग कैडर के नाम से भी जाना जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक कोटि 1, जिसको मूल कोटि हम लोगों ने देखा, के रिक्तियों की नियमितीकरण हेतु आधार तिथि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13,026 दिनांक 27/11/2011 के आलोक में 1 जनवरी से को रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जो अधियाचना के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निदेशक जो है प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का आदेश प्राप्त कर भेजी जाएगी। इस सेवा में पदाधिकारियों की नियुक्ति अध्याय 3 में जो हम देखने वाले हैं में वर्णित प्रक्रिया एवं तरह की प्रोन्नति दी जाएगी। मतलब कैसे नियुक्ति होगी, कैसे भर्ती होगी सीधी और कैसे उनको प्रमोशन दिए जाएंगे, इस पे हम लोग देखने वाले हैं। पहली बात आती है कि योग्यता की। योग्यता क्या होगा, क्योंकि हम जब कोई वैकेंसी भरते हैं तो सबसे पहले जानना होता है कि हमारी योग्यता क्या होगी। कौन बीईओ बन सकते हैं या अन्य जो पदनाम हमने जो बताए उन पदनाम के लिए कौन योग्य माने जाएंगे। कम से कम उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। पहले तो ये जान लीजिए कि स्नातक 50% अंकों के साथ या 45% अंकों के साथ, ये दोनों की चर्चा क्यों की जा रही है। मैं ये बता दूं कि उस पहले जो बीएड के होते थे, क्योंकि इसमें एक कंपलसरी है बीएड का होना, आपको बीएड जरूरी है। बीएड या आप 1 वर्ष वाले किए हो बीएड, या आप 2 वर्ष वाले किए हो, या बीए आर्ट इंटीग्रेटेड यानी कि 4 वर्ष वाले किए हो। आप जो भी बीएड कोर्स किए हो वह जरूरी है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। या आप स्पेशल एजुकेशन का बीएड किए हुए हो, बीएड अनिवार्य है, पहले ये जान लीजिए। दूसरा है कि साथ में 50% अंकों के साथ, तो अगर बीएड अगर आप कहें कि मैं कहूं कि 2009 के आसपास या उससे पहले या उसके बाद भी बीएड जो होते थे उसमें 2 प्रावधान होते थे, स्टेट वाइज राज्य के स्तर पे भी होता था कि आपको कहा जाता था कि 50% अंक होने चाहिए, कहा जाता था कि 50% अंक होने चाहिए। सॉरी, हाँ 50% अंक होने चाहिए। एक और कंडीशन होता था कि या 45% अंक होने चाहिए। यह राज्य स्तर पे निर्भर करता था या इस पे निर्भर करता था कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें आपको 50% पहला कंडीशन ये रखा गया है कि आपको स्नातक में, स्नातक का मतलब जो माना गया है उसको भी समझ लें। स्नातक जो सिंपल ग्रेजुएशन आप करते हैं उसे आप मान लेंगे वो स्नातक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में और कौन कोर्स कर, बीटेक करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, एलएलबी, तो इसको महत्व दिया गया है कि यदि आप समान स्नातक के अलावा यदि बीटेक किए हुए हो, बीबीए किए हुए हो, बीसीए किए हुए हो या एलएलबी किए हो, तो उसके साथ आप 1 वर्षीय स्नातक बीएड अगर आपने किया है तो भी आप इसके योग्य हैं। ये न्यूनतम योग्यता आपकी होगी। 2014-15 से 17 तक जो भी बीएड किए हुए हैं प्रायः वो 1 वर्षीय बीएड ही किए हुए हैं। ऐसे 4 वर्षीय बीएड आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो 4 जोन है एनसीटी के या एनसीईआरटी के, उसमें ऑलरेडी ये बीएड चलता था 4 वर्षीय, वो भी मान्य है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन ये है कि या आप
न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में, यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसे आप बीएड बोलते हैं। शिक्षा शास्त्र मतलब इसमें आप समझेंगे कि बीएड की बात मैं कर रहा हूं। बीएड को सामान्य शब्दों में शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटीई के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो 4 जोन में बटा हुआ है। तो उसके आधार पर मान्यता, उनके जो मान्यता है, जो मापदंड है, जो क्रियाविधि है, जो टाइम टू पर एनसीटीई जारी करते रहती है, सुधार करते रहती है, निर्देश करते रहती है कि मापदंड होंगे। उसके विनिमय 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों। तो इसमें बात आएगी कि जैसे जो नियमावली बनी थी एनसीटीई की, वो 2002 में बनी थी, और तब से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को एनसीटीई से मान्यता लेना इनके गाइडलाइन के अनुसार जरूरी हो गया था। तो ये जो प्रशिक्षण होंगे वो 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों, क्योंकि उस समय 1 वर्षीय बीएड, जैसे मैं कह रहा था कि चलता था, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी एवं द्विवर्षीय बीएड, यानी कि 2015 सत्र से जो लोग अभी तक बीएड कर रहे हैं सामान्यतः कॉलेजों में, वो सभी 2 वर्षीय बीएड ही संचालित हो रहे हैं। लेकिन इसमें कि 50% अंक चाहिए। एक और बात मैं बोलूं कि 50% अंक एकदम अनिवार्य नहीं है। स्टेट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो फॉलो करती है, और उसके अनुसार कैटेगरी के अनुसार जो अंक निर्धारित किए हैं नामांकन को लेकर के, तो ये सामान्य वर्ग के लिए 50% है। अगर आप SC ST OBC हैं, या अभी के संदर्भ में हम EWS की बात करें, तो आप 45% अंक में अगर किए हुए हैं तो भी मान्य होंगे। तो ये समझ लीजिए। चौथा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी एवं द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। जैसे हम लोग बीएड जो करते हैं, एक बीएड होता है सामान्य, दूसरा बीएड जो होता है, एक होता है विशेष शिक्षा। इसके बारे में मैंने क्लास इससे पहले हमने लिए हैं। आप करियर फाउंडेशन के यूजीसी नेट या जो सीटेट है, उससे संबंधित समूह में ये भेजा जा चुका है कि बीएड कितने प्रकार के होते हैं, विशेष बीएड क्या है, कैसे इसमें शिक्षक बनते हैं। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका विशेष शिक्षा वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, आप ठीक से समझ पाएंगे। तो आप यदि विशेष शिक्षा में भी बीएड किए हुए हैं, और इसके अलावा इसमें से आप स्नातक या अन्य कोई कोर्स किए हुए हैं जो स्नातक स्तर का है, जिसे मान्यता दिया जा रहा है इस वैकेंसी में, जिसमें बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी को रखा गया है स्नातक के साथ के समकक्ष, तो ये समकक्ष माने जाएंगे, स्नातक के समकक्ष हैं। इसके अलावा आपको 2 वर्षीय बीएड अगर विशेष शिक्षा में भी आपने किया है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप योग्य हैं। पांचवा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप करियर फाउंडेशन के जाएंगे चैनल में तो वहां आपको मिल जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं बीएड। उसमें हमने बताया है कि 4 वर्षीय बीएड क्या होता है। तो मैं फिर बता दूं कि 4 वर्षीय बीएड, जिसे ITEP के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जो चालू हो रहा है, उसमें मैं जैसे बताया NCERT या NCTE के द्वारा माध्यम से 4 वर्षीय बीएड पहले से भी संचालित है। इसलिए 4 वर्षीय बीएड, जिसमें बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड आप कोई भी किए हुए हो, तो आप इन स्नातक हैं, तो आप इसके लिए आपकी योग्यता है। फिर हम लोग देखते हैं कि परीक्षा की संरचना, विषय का निर्धारण निम्नवत होगा। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। सर कब से अप्लाई
जरूरी होगा कि आप समान अध्ययन कंप्यूटर युग का कर लें। तो ये 100 अंक इसके भी होंगे। तृतीय पत्र जो होगा वो शिक्षा के सिद्धांत, यहाँ हम बात करें तो बात एजुकेशन सब्जेक्ट की जा रही है। शिक्षा के सिद्धांत केवल एक पेपर है, लेकिन बात शिक्षा के सिद्धांत केवल एक पेपर की यहाँ पे नहीं है। बात शिक्षा के सिद्धांत भले ही उन्होंने लिख दिया हो, गड़बड़ा गया सर, उधर इधर आ जा रहा है उधर। एक पेपर की यहाँ पे नहीं है। बात शिक्षा के सिद्धांत भले इसमें उन्होंने लिख दिया हो, लेकिन बात आएगी आपको पूरे एजुकेशन सब्जेक्ट की, शिक्षा शास्त्र विषय की बात यहाँ पे आएगी। तो जो शिक्षा शास्त्र विषय होगा उससे संबंधित होंगे, जिसकी सिलेबस का बृहद चर्चा मैं अगले क्लासेस में करूंगा। जल्दी आएंगे हम लोग इस पे, तो आपको बता देंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित 100 अंक के होंगे, जो तृतीय पाली में ली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका एग्जाम का जो समय है, उसके अलावा जो दिव्यांग हैं, जो पीडब्ल्यूडी हैं, यानी कि जो विकलांग हैं, वे उन विकलांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर कहेंगे कि परीक्षा का स्तर क्या होगा, क्वेश्चन कितने हार्डनेस होंगे क्वेश्चन के, तो मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तरीय होगा। अब प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें आप उसमें से जो ऑप्शन होंगे उसमें से आपको सही आंसर को चुनने होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, परंतु भाषा के प्रश्न उसी भाषा में होंगे। जैसे आपके प्रश्न जो सामान्य होंगे वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, और आपका जो आंसर आप देंगे वो आप हिंदी अंग्रेजी में दे सकेंगे, चुन सकेंगे। और जे जो भाषा का होगा ना, जैसे खोटा है, नागपुरी है, हो है, कुड़ुक है, जो भी भाषा हो, तो उस भाषा की जो होगा प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरा है कि प्रश्न पत्र भाषा में कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना और 11/8/2020 द्वारा वर्गवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता लाना अनिवार्य होगा। इस विषय में न्यूनतम अर्हता अर्जित के करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। इसका प्रावधान मेधा सूची के अनुसार के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले होगा कि प्रथम पत्र में आप जब तक पास नहीं होंगे, आप सेकेंड और तृतीय पत्र जो आपका है, द्वितीय और तृतीय पत्र, उसका कॉपी इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। आपको इसमें पास होना जरूरी है, तो ही आपको इसमें द्वितीय एवं तृतीय का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मेधा सूची बनेगी ना, मेधा सूची में आप द्वितीय एवं तृतीय पत्र सेकेंड और थर्ड पेपर जो होंगे उसके अंक के आधार पर ही मेधा सूची बनेगी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। उम्र सीमा की बात आती है कि कौन बन सकेंगे टीचर। अगर उम्र सीमा की हम बात करें तो कहा गया है, क्योंकि ये नियमावली 2023 का है, 2023 की बात की गई है। क्या है इसका नाम? झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023। तो अगस्त 2023 में आपकी जो उम्र सीमा होगी, 1 अगस्त 2023 को आपके 21 वर्ष होने चाहिए। 10वां कहता है कि सीधी नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग अधिकतम प्राप्तांक के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन कर रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में सूची तैयार कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। यह काम किसका है? यह काम आपको जो है वह किसको उपलब्ध कराएगा? निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग से प्राप्त यथा सूची अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आदेश प्राप्त कर अनुशंसित विद्यार्थियों की नियुक्ति कर सकेंगे। थोड़ा सा इसे भी जान ले। अध्याय 4 क्या कहता है? सेवा संतुष्टि एवं प्रोन्नति। हम लोग जो किसी सेवा में आते हैं तो हमारी जो सरकारें हैं, हमें प्रोन्नति देने के लिए हमारे बीच बीच में जो विभागीय परीक्षा होती है उसे ऑर्गेनाइज करती है, उसमें हम शामिल होते हैं उस परीक्षा में, तो हमें प्रोन्नति दी जाती है, या उसे कहेंगे कि हमारी कार्य संतुष्टि को देकर के प्रोन्नति दी जाती है। तो ये रहा। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप बताएं कि अब मैं उसका उत्तर दे पाऊं आपको।
झारखंड में भी सीट, देखिए ये सब बात करने का समय नहीं है कि झारखंड में सीट बिकता है नहीं बिकता है। बात यह है कि हमें फोकस अपने तैयारी पे रखनी है। अगर ऐसे नकारात्मक सोच आप पहले से रखेंगे तो आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। पहले तैयारी करें, बाकी उसमें शामिल हों, फिर अगर जो होगा देखा जाएगा। उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करना। सबसे बड़े पहले हम लोग को देखना है कि जो तैयारी हमारी कैसी है, इस पे फोकस करना है। सर हिस्ट्री ऑनर विद बीएड, हिस्ट्री ऑनर्स, हाँ हिस्ट्री ऑनर्स और बीएड हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए ऑनर्स या सामान्य ग्रेजुएशन या इसके अलावा बीटेक, बीसीए, एलएलबी, ये कुछ भी कोर्स आप किए हुए जो स्नातक के समकक्ष जो इसमें बोला गया है, तो आप इसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड जरूरी होगा। वो बीएड चाहे 1 वर्ष वाला हो या 2 वर्ष वाला हो या 4 वर्ष वाला हो, तो आपको बीएड जरूरी होगा, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, प्रश्न है कि झारखंड पुलिस का रनिंग कब होगा। देखिए इसके लिए आप ऑफिस को फोन करें तो बता पाएंगे। और या सर जो सर झारखंड पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं उनके क्लास में पूछेंगे तो ठीक से बता पाएंगे। अगर मुझे से अगर कुछ पूछना है तो मैं एक चीज बता दूं कि आप मुझे इससे संबंधित पूछ लें। हिंदी ऑनर्स वाला, हाँ कोई भी, देखिए ऑनर्स कोई भी विषय हो आप फॉर्म भर सकते हैं। कृष्णा, आपने पूछा कि क्या हिंदी ऑनर्स भर सकते, बिल्कुल कोई भी ऑनर्स हो भर सकते हैं। जिनका ऑनर्स नहीं है, अगर आपने कहीं से आपने कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं जो जनरल पेपर हैं, तो भी स्नातक होना चाहिए बस। सर लास्ट एज कट ऑफ गया होगा। देखिए इसके बारे में जब हम देखेंगे नहीं क्या कट ऑफ गया होगा, लेकिन कट ऑफ आप बढ़ेंगे। आप इसमें मत रहिए कि कट ऑफ पिछला क्या गया था। कट ऑफ बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव पहले की तुलना में है। आप कितना कॉम्पिटिटिव हैं इस पे निर्भर करता है आपका रिजल्ट। तो इस पे मत जाइए कि मिनिमम कट ऑफ क्या गया था, आप इस पे फोकस कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अंक कितना ला सकते हैं, इस पे फोकस करना है हमें। हाँ, जैसे लालजी यादव पूछते हैं कि मैं सिंपल ग्रेजुएशन हूं। लालजी आप सिंपल ग्रेजुएशन हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कब आएगा नोटिफिकेशन? जब आएगा तो हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने और बताऊंगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, भरने के क्या प्रोसेस हैं, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको देने, मैं सब आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी का, हाँ बीएड जरूरी है। देखिए एलिजिबिलिटी में बीएड जरूरी है, सभी में बीएड जरूरी है। बिना बीएड के, चाहे मैं पहले ही बताया कि बीएड या 1 साल वाला हो, 2 साल वाला हो या 4 साल वाला हो, जरूरी होगा। आप क्या लिखे हैं कि सर सीरियल नंबर 12 में के बारे में बताएं, सर अनुरोध है। सीरियल नंबर 12, हाँ देखिए इसमें थोड़ा आपने पूछा, बता सेवा संतुष्टि एवं प्रोन्नति। ये क्या होता है कि जब हम किसी पद पे जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हम कार्य करने के दौरान हम हमारा जो है वो प्रोन्नति होता है, या होता है कि हमारे कार्य से सरकार या जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट हैं। तो इसके आधार पर एक परीक्षा आयोजित की जाती है और उसमें अगर संतोषजनक अंक आप लाते हैं तो आपको प्रोन्नति मिलती है। इसके बाद एक और है, मैं इसे बता दूं। प्रोन्नति में मैं एक बता दूं, इसको देख लीजिए। प्रोन्नति होती चिन्हित पदों को आरक्षण रोस्टर के अनुसार निम्नवत काल अवधि के पश्चात विभिन्न कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। जैसे यदि आप कोटि 1 से कोटि 2 में जाना चाहते हैं, मैंने 3 कोटि की बात किया था बताते समय, तो उसमें कोटि 1 से कोटि 2 में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 वर्ष आपको सेवा देने होंगे, तो आपको प्रोन्नति दी जाएगी। फिर कोटि 2 से कोटि 3 में जाते हैं तो भी उसके लिए भी आपको 8 वर्ष सेवा देने होंगे। और कोटि 3 से राज्य सेवा शिक्षा सेवा में जाते हैं वर्ग 2 में, तो भी 8 वर्ष देने होंगे। यानी कि यदि मैं बात करूं कि यदि आप अभी
अगर 21 वर्ष की उम्र में आप नौकरी ले लेते हैं, 22 वर्ष की उम्र में नौकरी ले लेते हैं, तो मैं बता दूं कि आप 8, 16, 8 के 24 वर्ष बाद आप शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल हो पाएंगे राज्य स्तर पे। ते भी है झारखंड शिक्षा सेवा नियमावली 2015 के नियम 6 के 1 के आलोक में अनुलग्नक 1 में वर्णित मूल कोटि के पदों पर की जाएगी। तो और कुछ प्रश्न है आपके, मैं थोड़ा कुछ प्रश्न भी ले लूं। एलिजिबिलिटी 5th पॉइंट में बीएड जरूरी नहीं है, प्लीज रीड इट केयरफुली। चलिए मैं ठीक से देख लेता हूं। आपने कहा कि 5वें में ना, आपने कहा कि 5वें में बीएड जरूरी नहीं है, बीएड जरूरी है। आप यहां से देख लीजिए 50% न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी इसमें से कोई एक आपके पास हो एवं अभी ऐड ऑन हो रहा है, ऐड हो रहा है 4 वर्षीय बीए, बीएससीए, बीएससीएड। जैसे मैं बताया था आईटीपी की बात मैंने कहा था। देखिए ये आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि पहले मैंने जो वीडियो बनाया है कि बीएड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोर्स बीएड के, वो मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको आईटीईपी समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये 4 वर्षीय होता है। तो यहां देखिए बीए, सॉरी योर कंटेंट ई ओनली इमेज, हाँ देखिए बीए, बीए एड, ठीक है, बीएड ही है ये। फिर है बीएससी एड मतलब एजुकेशन, बीए एड या बीएससी एड। तो इसमें अनुसार आपको एजुकेशन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये जो कोर्सेज चलते हैं ना, ये खास करके आप उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में चले जाइए तो वहां एजुकेशन से भी ग्रेजुएशन होता है। तो जो वहां इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तो बीएससी के साथ एजुकेशन पेपर एक लगा दिया गया, एक एजुकेशन पेपर है उसमें। तो इसको आप 4 वर्षीय बीएड समझिए, इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये बीएड नहीं है, बीएड चाहिए ही। एजुकेशन पेपर एड मतलब ही है एजुकेशन, एड मतलब ही एजुकेशन, एड का मतलब एजुकेशन है। बीएससी एजुकेशन, बीए एजुकेशन, ये बात है। इसलिए आप ऐसा ना कहें कि केयरफुली, वो आप इसको समझ लीजिए ठीक से, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। आप दूसरे को फिर गलत मैसेज देंगे या अधूरा सूचना देंगे तो पता चलेगा कि जो बीएड नहीं उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया। मैथ, साइंस, रीजनिंग रहेगा या नहीं सर? देखिए इसमें जो सिलेबस है उसमें समान अध्ययन की बात की गई है, तो मैथ, साइंस, रीजनिंग उसमें ऐड रहेगा, वो समान अध्ययन के अंदर का हिस्सा है। इसमें आपका जो समान अध्ययन है कंप्यूटर योग्यता में आएंगे, समान अध्ययन में वो चीजें इंक्लूड रहेंगी। जैसे मैंने इसमें एक तृतीय पद शिक्षा का सिद्धांत, तो यह शब्द ही जो लिखा गया शिक्षा का सिद्धांत, ये टेक्निकली सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मतलब होना चाहिए शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का सिद्धांत नहीं होगा। शिक्षा का सिद्धांत अपने आप में एक पेपर है जो कुछ दर्शन की बात केवल करता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कुछ दर्शन को सिलेबस के अंदर रखा जाएगा, बल्कि शिक्षा शास्त्र को रखा जाएगा, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, जिसमें आपके थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी होंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी भी होंगे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ पार्ट होंगे। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के भाग आप बनने जाने हैं, बीओ आप बनने जा रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बनने जा रहे हैं, तो उसे भी शामिल किया जाएगा। गाइडेंस से, काउंसलिंग से भी प्रश्न होंगे। तो ये जो लिखा गया शिक्षा का सिद्धांत अधूरा है, इसको आप शिक्षा शास्त्र समझेंगे, इंग्लिश में एजुकेशन इसे समझेंगे। ये कब आएगा? देखिए जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन संभावित है कि मार्च में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जामिनेशन आज जब आप फॉर्म भर लेते हैं, हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं कि जब हम फॉर्म भर लेते हैं ना, तब हम शुरू करते हैं कि फॉर्म भर लिए, अब चलो तैयारी करने चलते हैं। समय बचता है 2 महीने, आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो आप प्रयास कीजिए कि जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके कैरियर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए,
और क्लासेस हम लोग जल्दी शुरू करते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जल्दी से और हम लोग ठीक से पेपर को दे पाए। पेपर 2 में मैथ, साइंस, रीजनिंग रहेगा नहीं सर? रहेगा, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहेगा लेकिन रहेगा। मैथ, साइंस, रीजनिंग का हिस्सा रहेगा, समान अध्ययन के अंतर्गत तो रहेगा। कंप्यूटर योग्यता की बात करेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न होंगे, इससे संबंधित भी आपको हमारे यहाँ करियर फाउंडेशन में तैयारी तीनों पेपर की कराई जाएगी। हमारे यहाँ अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक हैं, वो आपको तीनों पेपर की तैयारी विधिवत कराएंगे। कोई भी सिलेबस या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि हमारे यहाँ क्लासेस हो और आपके हाथ से फिसल जाए। बशर्ते आपको सावधानी के साथ बढ़िया से मेहनत करने हैं। आप मेहनत करेंगे, हम आपको अधिकारी बनाने के लिए, हम आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। और कोई प्रश्न है आपके? फी क्या रहेगा? तो देखिए, ये नहीं कहा जाता फी क्या रहेगा, लेकिन हमें लगता है कि 1000 के आसपास फी रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज फी कम होंगे, कैटेगरी वाइज फी में अंतर होंगे। सीट कितना आ सकता है? सीट लगभग 600 से 650 के बीच सीट आने की संभावनाएं हैं। एग्जाम कौन लेगा? तो मैंने आपको यहां पे बताया है कि एग्जाम कौन लेगा। झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा जो लेता है वही एग्जाम लेंगे, यानी कि जेपीएससी लेगी। जेपीएससी या जेएससीसी को जिसको मिले, जेएससीसी को मिलना चाहिए, जेएससीसी को मिलेगा वही एग्जाम लेंगे। सर बिहार बीओ एग्जामिनेशन में बीएड नहीं, पर झारखंड में देखिए एक्चुअली क्या है कि बिहार में नहीं पूछा, नहीं लिया था बीएड, क्योंकि देखिए आप शिक्षा के अधिकारी बनने वाले हैं, तो ये बीएड होना, अगर आप एक शिक्षा के अधिकारी, आपने बीएड ठीक से नहीं किया है, आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, तो आप जब विद्यालय आप जांच करने जाएंगे, आप विद्यालय जाएंगे जांच करने, आपको टीचिंग टेक्निक के बारे में पता नहीं है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं है, आप कैसे जान पाएंगे शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो सही से पढ़ा रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो पद नहीं है, आपको पद यहाँ पे एक और है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, और वो पद था, ये सभी पद हैं। देखिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय निरीक्षक, आप स्कूल इंस्पेक्टर का भी काम करने वाले हैं। तो ये जो बताए गए हैं ये सब के आधार पर है, तो आप बिल्कुल इसको डाउट में न लें कि ऐसा क्यों। बीएड अगर किया है तो इससे ये जान लीजिए कि अगर हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीएड किए हुए लोग बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि और बेहतर हो, शिक्षा में सुधार करवा सकते हैं। और कुछ प्रश्न है आपके? अगर कोई और प्रश्न है तो बताइए। देखिए, केवल बीईओ की बात नहीं है। आपने पूछा कि 600 650 बता रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं? तो बात केवल बीईओ की नहीं है। यहां देखिए, ये सभी अलग अलग पद हैं। कितने प्रकार के हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद नाम हैं। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो है बीईओ तो ऑलरेडी है, बीईओ ऑलरेडी हमारे पास है, इसीलिए जो रिक्त पद है उसी पे बहाली ली जाएगी, ना कि आपके पास जितने प्रखंड है सभी प्रखंड पे फ्रेश बहाली होने वाली है। लेकिन ये इतने पदों पे होने वाली है, 18 प्रकार के पदों पर होने वाली है, तो उसको आप देख लीजिए। तो 650 के आसपास 600 650 आने वाले हैं। तो आप प्रखंड वाइज इसको केवल एक पद नाम से मत देखिए, वैसे करेंगे तो आपको फिर लगेगा कि हाँ। देखिए, अभी निगेटिव मार्किंग की बात इसमें नहीं की गई है। हो सकता है जब तैयार हो तो उसमें हो सकता है निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, तो मैं नहीं कह सकता कि निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन हो भी सकता है। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ राहुल, बताइए क्या गलत बोल रहे हैं?
आप मैसेज में टाइप कीजिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। राहुल, आपने अगर कहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता सकते हैं क्या गलत बोल रहा हूं। मेरे क्लास में अलाउ है ओपन डिस्कशन, लेकिन आप ये ठान के चले हैं कि इतने प्रखंड हैं तो इतना ही पद आएंगे, तो नहीं है। इतने कैटेगरी है पद के कि सभी पे बहाली आने वाले हैं, तीनों कैटेगरी में सारे पद मिला के। ये ऑप्शन नहीं है और या करके नहीं है, ये सभी पद नाम है। आप शिक्षा को सुधार करना है, इसलिए ऐसा क्यों किया जा रहा है तो मैं ये भी बता दूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 सरकार को लागू करने में पूरे देश में समस्याएं आ रही है, जिसमें एक झारखंड भी है। और उसके लिए दिक्कतें आ रही है कि ये सब पदनाम खाली हैं, जिससे वर्कलोड बीईओ पे, परियोजना विभाग के अधिकारी जो प्रखंड से बहुत ज्यादा है। तो इस एनईपी 2020 को ठीक से लागू किया जा सके, ठीक से असेसमेंट किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग का प्रश्न अब नहीं है, मिलते हैं अगले क्लास में। बीपीएड वाले भर सकते हैं क्या? नहीं, बीपीएड वाले नहीं भर सकते, बीपीएड वाले नहीं भर सकते।